गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अयोटा करियर एकेडमी। और भाई मेरे सेनानियों, कैसे हो सब। हाँ, अपना जोश लेकर आए हो या नहीं। अगर जोश लेकर आ गए हो तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नर्वस टिश्यू। चलो स्टार्ट करते हैं। तो नर्वस टिश्यू क्या है बच्चा। नर्वस टिश्यू सबसे पहली बात एक ऐसा टिश्यू है जो कि आपके ब्रेन में मिलता है, राइट। ब्रेन में मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है, नर्व्स में मिलता है, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है, नर्वस टिश्यू है। अब नर्वस टिश्यू के पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं बच्चा, न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या हो गया बेटा, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को हमने क्या बोल दिया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, ऑफ नर्वस टिश्यू, राइट। तो नर्वस टिश्यू के कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, राइट। और ये स्पेशलाइज्ड सेल हैं तो उन्होंने मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल काम करना है, राइट। चलो आ जाओ। अब नर्वस टिश्यू अगर हम देखें तो नर्वस टिश्यू का ओरिजिन कैसा होता है। मैम बच्चे ये पूछते हैं कि मैम ओरिजिन हमें पता नहीं होता कि नर्वस टिश्यू का ओरिजिन क्या है। तो यहाँ पर हम उनकी ओरिजिन की भी बात करने वाले हैं। तो देखो नर्वस टिश्यू का ओरिजिन बच्चा होता है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। कैसा हो जाएगा, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। और इसका एक एक्सेप्शन भी होता है जो कि एक्टोडर्मल नहीं है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है माइक्रोग्लियल सेल। एक्सेप्शन क्या है बच्चा, माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लियल सेल होते हैं आपके मीजोडर्मली डराइव्ड, यानी कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, राइट। देखो याद करने का तरीका क्या है, एम से माइक्रोग्लियल, राइट, और एम से मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो ये तो आपको याद हो जाएगा। अभी आपको ये पता नहीं होगा कि माइक्रोग्लियल सेल क्या होता है, कोई बात नहीं, अभी मैम बताएगी। बट अभी फिलहाल ओरिजिन के टाइम पर इतना याद रखो कि पूरे नर्वस टिश्यू का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है और इसका माइक्रोग्लियल सेल का ओरिजिन होता है मीजोडर्मल, राइट। बस आपको अभी इतनी बात याद रखनी है, फिर जैसे जैसे लेक्चर कंटिन्यू होगा वो उसके साथ साथ चलेगा बच्चा, राइट। चलो आ जाओ। एक्टोडर्मल को याद करने का कोई तरीका चाहिए। एक्टोडर्मल तो याद हो जाएगा ना। देखो आपका ब्रेन वाला जो पार्ट है, ब्रेन वाला पार्ट आपका सबसे बाहर की तरफ है ना भाई। सबसे पहला जो हमारा पार्ट आ रहा है वो क्या है, ब्रेन ही है। तो ब्रेन हमारा एक्टो है, ब्रेन हमारा बाहर की साइड है ना। तो बाहर की साइड के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो एक्टो बोल सकते हैं, है ना। तो एक्टो मतलब ब्रेन और एक्टो ही इसको कवर कर रही है मेम्ब्रेन। तो क्या हो गया, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एक्सेप्ट वन सेल विच इज माइक्रोग्लियल सेल। चलो अब आगे आ जाएंगे और हम पढ़ने वाले हैं स्पेशलाइज्ड सेल न्यूरॉन का डायग्राम, कि न्यूरॉन हमारे जो स्पेशलाइज्ड सेल हैं वो कैसे दिखते हैं। देखो ये मैंने आपके लिए न्यूरॉन का डायग्राम पहले से बना के रखा है। ये आपका जो सेल आपको दिख रहा है ना, ये कुछ एलियन टाइप सेल, यही आपके न्यूरॉन सेल्स हैं। कैसा दिख रहा है, एलियन टाइप दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यही सेल है बच्चा जो स्पेशलाइज्ड सेल है ऑफ नर्वस टिश्यू का। अब इसके हम साथ साथ करेंगे लेबलिंग, साथ साथ इसकी लेबलिंग करने वाले हैं। तो देखो ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ये बीच का पार्ट, इसके अंदर क्या है, ये है साइटोप्लाज्म। क्या बोल दिया हमने इसमें, साइटोप्लाज्म। ये वाला बीच वाला गोल वाला पार्ट न्यूक्लियस। अच्छा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इसमें एक कॉमन नाम दिया जाता है न्यूरॉन से ही रिलेटेड, नर्वस टिश्यू से ही रिलेटेड, जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या बोल देते हैं बच्चा, न्यूरोप्लाज्म। ये मसल के केस में अलग होता है, न्यूरॉन के केस में अलग होता है, एक सेल के केस में अलग होता है। तो न्यूरॉन के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूरोप्लाज्म। तो न्यूरोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को दोनों को एक साथ बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। चलिए अब आ जाइए, ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट बच्चा, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये पूरा गोल वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट, इसको बोला जाता है सेल बॉडी।
इसको क्या बोला जाता है? सेल बॉडी। लेकिन सेल बॉडी के साथ इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। वो क्या क्या है? देखो, हम इसको सोमा भी बोल सकते हैं, हम इसको साइटोन भी बोल सकते हैं, और हम इसको पेरिकैरियन भी बोल सकते हैं। पेरिकैरियन। अब यहां से फिर हम वर्ड को तोड़ देंगे। जहां हमें कोई बड़ा वर्ड मिला हमने उसको तोड़ डालना है। तो पेरिकैरियन का मतलब क्या है? पेरी मतलब व्हाट इज पेरी? मैथ्स में भी छोटे में आपने पढ़ा होगा। व्हाट इज पेरी? आसपास, अराउंड, सराउंड, राइट। उसको क्या बोलते हैं? पेरी बोल देते हैं, यानी कि आसपास। सराउंड बोल दो, अराउंड बोल दो, राइट। अब कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियन का मतलब होता है बच्चा न्यूक्लियस, राइट। कैरियन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये क्या है? न्यूक्लियस के अराउंड है, सराउंड है, उस जगह के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब ये बीच का सेल बॉडी के बारे में बात हो रही है। तो इस वाले को हमने क्या बोल दिया? डेंड्राइट्स। ये बीच वाले पोर्शन को हमने क्या बोल दिया? सेल बॉडी, राइट। इस लंबे वाले डंडे वाले पोर्शन को क्या बोल देंगे? एक्सॉन। यानी कि हमारा यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन क्या होने वाला है? एक्सॉन होने वाला है, राइट। अब एक्सॉन वाले हिस्से में आप देखो, आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी और आपको एक येलो वाला पोर्शन दिख रहा होगा जो कि ब्रैकेट शेप होता है। ये जो ब्रैकेट शेप है ना बच्चा, ये एक टाइप के सेल हैं। तो ये जो ब्रैकेट शेप आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ये एक टाइप के सेल हैं, और इन सेल का नाम होता है श्वान सेल। इन सेल का नाम क्या है? श्वान सेल। श्वान सेल, राइट। अब ये श्वान सेल अपने अंदर एक स्पेशल चीज सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और ये जो सिक्रीट कर रहे हैं, ये क्या चीज होती है? इसको हम बोल देते हैं माइलिन शीथ। क्या बोल देते हैं बच्चा? इसको माइलिन शीथ बोल देते हैं। अब ये जो माइलिन शीथ होती है ना, ये बनी होती है लिपिड से। किससे बनी होती है? ये लिपिड से बनी हुई होती है, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कंडक्शन का, सिग्नल का क्या होता है? इंसुलेटर होती है ये माइलिन शीथ। यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? इम्पल्स का इंसुलेटर, राइट। इम्पल्स का इंसुलेटर। इंसुलेटर वर्ड तो क्लियर है ना यहाँ पर? इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर का मतलब जिस चीज का भी इंसुलेटर होगा वो चीज पास होने नहीं देगा। तो यहाँ पर इंसुलेटर किसका है? इम्पल्स का है। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होगा, इम्पल्स पास ऑन होगी, उसको होने नहीं देगा, उसका इंसुलेटर होगा। जैसे हम अगर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की बात करें तो तारों में प्लास्टिक का ऊपर कवर होता है। अगर हम हीट की बात करें, हीट इंसुलेटर का, तो कुकर में वो प्लास्टिक का ढक्कन होता है पकड़ने के लिए, क्या बोलते हैं? कवर, एक हैंडल टाइप होता है पकड़ने के लिए, राइट। तो वो हीट का इंसुलेटर हो गया। प्लास्टिक तारे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हो गई। और यहाँ पर क्या है बच्चा? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ हुई हमारा इम्पल्स का इंसुलेटर, राइट। तो यहाँ से ये सारी बात आपको समझ में आई। चलिए आगे चलेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यही एक्सॉन का पोर्शन बच्चा आगे जाके एक ब्रांचिंग पैटर्न शो करता है ना? देख रहे हो आप, एक एक्सॉन है और ये आगे जाके इसने अपने ब्रांचिंग पैटर्न शो करे। इन्हीं ब्रांचिंग पैटर्न को बोलते हैं टर्मिनल आर्बोराइजेशंस। तो यहां से लेकर यहां तक का पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनल आर्बोराइजेशन। और भी कुछ बोलते हैं इसको? और भी कुछ बोलते हैं? यस, और भी कुछ बोलते हैं। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? एक्सॉन टर्मिनल। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? एक्सॉन टर्मिनल। मैं आपको बेटा जितने भी नाम है ना, वो सारे के सारे नाम एक साथ बता रही हूँ ताकि जैसे भी क्वेश्चन आए आप उस क्वेश्चन को अटेंड कर पाओ, राइट। चलो, तो ये क्या हो गया हमारा नीचे वाला पोर्शन ऑफ द एक्सॉन? टर्मिनल आर्बोराइजेशन एंड एक्सॉन टर्मिनल। ये चीज क्लियर हो गया। अब मुझे आपको एक चीज बतानी है जहां से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहां से आता है? ये आप सेल बॉडी में देखो, सेल बॉडी में आपको एक ग्रीन ये स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जो कि डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर है ना? दिख रहा है ये ग्रीन ये क्या चीज है? इनको बोला जाता है बच्चा नीजल्स ग्रैन्यूल्स। क्या बोलता है इनको? नीजल्स ग्रैन्यूल्स। जैसे ये न्यूरॉन का डायग्राम बहुत अजीब है, ऐसे ये नाम बहुत अजीब है। नाम क्या है? नीजल्स ग्रैन्यूल्स। और इसने काम क्या करना है? इसने काम करना है सबसे इंपॉर्टेंट काम, प्रोटीन सिंथेसिस।
इसने करना है प्रोटीन सिंथेसिस। बट प्रोटीन सिंथेसिस करने से पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि नीजल्स ग्रैन्यूल्स बने किससे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक मेजर दोबारा PYQ पूछा गया है कि ये जो नीजल्स ग्रैन्यूल्स हैं ये किससे बने होते हैं। तो आपको याद रखना होगा बच्चा यहाँ पर कि नीजल्स ग्रैन्यूल्स हमारे RER प्लस राइबोसोम से बने हैं, राइट। किससे बने हैं? RER प्लस राइबोसोम से बने हैं। अगर ऑप्शन में एक भी आएगा, RER आया, सेकंड में राइबोसोम दिया है, तो थर्ड ऑप्शन में कहीं बोथ भी दिया होगा तो आप बोथ को टिक करोगे, राइट। चलो अब हमें पता है राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। हमने पढ़ा है ना छोटे में 9th 10th में हमने सबने पढ़ा है कि राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। वहीं RER का क्या काम होगा? RER के फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये बताओ मुझे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है? ये भी तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो आखिर हमें इतना प्रोटीन चाहिए क्यों? क्यों इतना हमें प्रोटीन सिंथेसिस करना है वो मैं बताऊंगी आपको कब, जब हम इसके नीचे वाले पोर्शन में आ जाएंगे, यहाँ पर साइनेप्टिक नोब में। तब मैं आपको एक बताऊंगी कि इतना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट या इतना सिंथेसिस हमारा न्यूरॉन कर क्यों रहा है, राइट बच्चा। अब ये चीज समझ में आ गई। सिर्फ अभी इतना याद रखो कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है, यानी कि नीजल्स ग्रैन्यूल्स की लोकेशन क्या है। नेक्स्ट PYQ बच्चा कि नीजल्स ग्रैन्यूल्स की लोकेशन क्या है। लोकेशन, इनकी लोकेशन मुझे बताओ, कहाँ दिखते हैं आपको, ये कहाँ दिख रहे हैं। अब मैं डायग्राम ओपन करती हूँ, फिर आप मुझे बताओ कि ये आपको नीजल्स ग्रैन्यूल्स कहाँ पर दिख रहे हैं। देखो ये डार्क मैंने ये ग्रीन कलर के कहाँ बनाए बच्चा। एक तो मैंने बनाया है सेल बॉडी में, राइट, सेल बॉडी, और आप देख रहे होंगे डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट हैं। तो इनकी लोकेशन क्या हो गई? सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स, राइट। लोकेशन लिखो, साथ लिखो सब बच्चा, सेल बॉडी प्लस डेंड्राइट्स। साथ में नोट्स बनाएंगे, कोई भी बैकअप क्रिएट नहीं करेंगे, राइट। चलो तो यहाँ से हमने 3-4 क्वेश्चंस अभी तक PYQs कवर कर लिए हैं। तो नीजल्स ग्रैन्यूल्स की लोकेशन क्या हो गई? सेल बॉडी प्लस डेंड्राइट्स, राइट। चलो अब मैंने आपको एक चीज बताई कि भाई यहाँ पर जो इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है, या जहाँ पर माइलिन शीथ है, वहाँ पर इम्पल्स का कंडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैम? क्योंकि भाई देखो सबसे पहली बात कि माइलिन शीथ बनाई किसने? माइलिन शीथ बनाई श्वान सेल ने, राइट। श्वान सेल ने माइलिन शीथ को बनाया। अब ये जो माइलिन शीथ है वो इम्पल्स का इंसुलेटर है, तो इसका मतलब कि इम्पल्स को तो पास होने नहीं देगी। तो इम्पल्स पास होगी कैसे? अच्छा आप एक चीज नोटिस करो जो मैंने यहाँ पे बनाया है, क्या कि मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से अटैच नहीं करा है, राइट। देख पा रहे हो, एक ब्रैकेट को मैंने दूसरे ब्रैकेट से बच्चा अटैच नहीं किया है। इसको एक चीज बोलते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं? नोट्स ऑफ रेनवियर। क्या बोल देते हैं? नोट्स ऑफ रेनवियर। ये जो नोट्स ऑफ रेनवियर है ना, यहाँ पर ना श्वान सेल है ना माइलिन शीथ है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा फिर? यहाँ पर क्या होगा? नोट्स ऑफ रेनवियर में इम्पल्स कंडक्शन कराना ही नहीं कराना है? कराना है ना। तो जहां श्वान सेल है वहां इम्पल्स कंडक्शन नहीं होगी। तो इम्पल्स कंडक्शन होगी कैसे फिर? एक सिग्नल आगे जाएगा कैसे? मसल या न्यूरॉन तक। तो देखो सबसे पहले यहाँ से नोट्स ऑफ रेनवियर में आने वाला है, फिर नेक्स्ट नोट्स ऑफ रेनवियर से नेक्स्ट में जाने वाला है, और इसी तरह से ये नेक्स्ट करके कहाँ तक आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा आपका टर्मिनल आर्बोराइजेशन तक, और फिर टर्मिनल आर्बोराइजेशन के बाद ये कहाँ जाने वाला है? साइनेप्टिक नोब में जाने वाला है। साइनेप्टिक नोब क्या है? साइनेप्टिक नोब, ये देखो ये जो गोल राउंड जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर को बोल देते हैं साइनेप्टिक नोब। क्या बोल देते हैं बच्चा? साइनेप्टिक नोब, राइट। चलिए ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो आगे चलने से पहले आप मुझे ये बताओ कि भाई सिग्नल को रिसीव किसने करा? सिग्नल रिसीवर यहाँ पर हमारा कौन हुआ? सिग्नल रिसीवर यहाँ पर हमारा हुआ डेंड्राइट्स, क्योंकि सबसे पहले क्या है? डेंड्राइट्स ही है ना। डेंड्राइट्स को कैसे याद रखोगे? सिग्नल रिसीवर,
देखो आपने अपने टाइम पर कहीं ना कहीं एंटीना तो देखा ही होगा, देखा है ना कि एंटीना के पास जाते थे, उसको डंडे से हिलाते थे, फिर कहीं जाके टीवी में सिग्नल आता था, वो सब ने तो करा ही होगा अपने बचपन में, है ना। तो वहीं पर याद रखो, एंटीना से याद रखो बच्चा कि एंटीना आपका डेंड्राइट्स की तरह काम करता है। इसका मतलब सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। उसके बाद सिग्नल रिसीव होने के बाद सेल बॉडी में उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। क्या बोला मैम ने कि भाई सिग्नल रिसीव करा डेंड्राइट्स ने, उसके बाद उस सिग्नल को लेकर गया सेल बॉडी के अंदर, और फिर सेल बॉडी के अंदर क्या हुआ, सेल बॉडी के अंदर हुई प्रोसेसिंग कि उसने, मेरे दोस्त ने मुझे क्या बोल दिया, डांट दिया, उसको आगे से कैसा रिस्पॉन्स करना है, चुप रहना है, कुछ बोलना है, बड़बड़ करना है, थप्पड़ मार देना है, या उसको कुछ चिढ़ा देना है, या अपना गर्दन हिलानी है, जैसे भी सारे रिस्पॉन्सेस हैं वो सारे रिस्पॉन्सेस जनरेट होते हैं बच्चा सेल बॉडी से, राइट। फिर सेल बॉडी के बाद ये इंफॉर्मेशन जाती है आपके एक्सॉन में। कैसे जाएगी एक्सॉन में? नोड्स ऑफ रेनवीआर के थ्रू, नोड्स ऑफ रेनवीआर के थ्रू बच्चा। लेकिन नोड्स ऑफ रेनवीआर तो यहाँ के बाद यहाँ है, तो जाएगी कैसे? जंपिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर इंपल्स कैसे जाएगी? जंपिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए। जैसे आपने स्कूल में कभी वो बोरे वाली रेस खेली होगी, बोरे के अंदर ऐसा घुसकर और वो कूद कूद के आगे जाने वाली रेस, बिल्कुल सेम वैसा ही। तो यहाँ पर इंपल्स भी सेम रेस खेलने वाली है। तो पहले यहाँ से नोड्स ऑफ रेनवीआर में आएगी पहले, फिर सेकंड में जाएगी, फिर तीसरे में जाएगी, फिर कहीं जाकर वो एक्सॉन टर्मिनल में जाएगी, राइट। तो यहाँ से हर चीज आपको क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। चलो, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा स्ट्रक्चर आ गया बच्चा? साइनेप्टिक नोब। अब हम बनाएंगे साइनेप्टिक नोब का डायग्राम कि इसके अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट होंगे। साइनेप्टिक नोब के अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट होंगे, चलिए बनाते हैं। देखो, अगर मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना दूं साइनेप्टिक नोब का, ये क्या बना दिया मैंने? साइनेप्टिक नोब। अब इसके अंदर का स्ट्रक्चर बनाने वाला है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ पाउचेस हैं, इसके अंदर कुछ पैकेट्स हैं, राइट। और इन पैकेट्स को क्या बोल देंगे? इनको बोल दिया जाता है साइनेप्टिक वेसाइकल्स। क्या बोल दिया जाता है इनको बच्चा? साइनेप्टिक वेसाइकल्स। इन्हीं साइनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर होते हैं खुशियों के पिटारे, मतलब मसाला। खाया है राजा का, क्या होता था वो, राजा का शायद पता नहीं, भूल गई मैं क्या होता था, एक कुछ शेर चूरन वगैरह भी आता था, तो वो सब क्या है? वो सब मसाला ही तो होता था, है ना। तो यहाँ पे क्या है? साइनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर मसाला भरा है, बट यहाँ पे मसाले को क्या बोल दिया? एक नाम दिया, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या नाम दिया? न्यूरोट्रांसमीटर, राइट। यहाँ पर इसके अंदर जो मसाला स्टोर है उसको नाम दे दिया बच्चा न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या काम करता है? इंफॉर्मेशन को पास करता है, राइट। जैसे हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं बोल के, थ्रू एक्सप्रेशंस, राइट। तो ये हमारे न्यूरॉन्स कैसे पास करते हैं अपनी बातों को, जो इनको बोलना है, जो इम्पल्स सिग्नल इनको देना है, वो बात करते हैं थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि एक तरह के केमिकल्स के साथ। इसका मतलब ये अंदर केमिकल्स की होली खेलते हैं। जैसे एक के ऊपर उससे बात करनी है तो उसके ऊपर केमिकल्स उठा के फेंक मारा, है ना, तो उससे बात हो गई। तो फिर दूसरे बात करनी है तो उसके ऊपर केमिकल्स उठा के फेंक दिया, तो उससे बात हो गई, राइट। तो न्यूरोट्रांसमीटर भी बहुत तरह के होते हैं, है ना, बहुत तरह के होते हैं। तो लेकिन हमारा जो न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर हमको चाहिए, उसका नाम क्या है? उसका नाम होगा एसिटाइल कोलिन। क्या नाम होगा बच्चा उसका? एसिटाइल कोलिन। उसका नाम होने वाला है एसिटाइल कोलिन। ये आप याद रखेंगे। नेम द न्यूरोट्रांसमीटर इन द नर्वस टिश्यू, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन। तो अब आपको मैं एक बात याद दिलाती हूँ जो हमने पहले करी थी। पहले मैंने आपको क्या बोला था कि बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। कौन कर रहा है? नीजल्स ग्रैन्यूल्स कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? सेल बॉडी में कर रहे हैं, डेंड्राइट्स में कर रहे हैं, राइट। याद आ गया। अब ये जो इतना प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि इतना सारा प्रोटीन सिंथेसिस होकर वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है? वो बच्चा स्टोर हो जाता है आपके साइनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर, राइट। साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर स्टोर हो गया। बना कहाँ? सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में। जमा कहाँ हो गया? स्टोर हाउस कौन है? स्टोर हाउस है साइनेप्टिक वेसाइकल्स, राइट। लेकिन ये यहाँ पर आके जमा क्यों हो गया मैम? ये जमा हो गया है बच्चा इसलिए
कि जैसे ही इसके ऊपर इम्पल्स आएगी, जैसे ही इसके ऊपर इम्पल्स आई, पास ऑन हुआ डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल के बाद फिर हमारा साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक नोब के अंदर जैसे ही इम्पल्स साइनेप्टिक वेसाइकल्स तक आएगी, उसके बाद ये साइनेप्टिक वेसाइकल्स बच्चा बर्स्ट हो जाता है। क्या हो गया? ये साइनेप्टिक वेसाइकल्स बर्स्ट हो जाते हैं, और अगर बर्स्ट हो गए तो ये जो मसाला इसके अंदर भरा है वो इसके अंदर रहेगा कि बाहर आ जाएगा? वो मसाला बेटा बाहर आ जाएगा। तो जितना भी सारा न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल सारा एसिटाइल कोलिन जो भरा है वो सारा बाहर आ जाएगा, और वो सारा बाहर आके जमा हो जाएगा साइनेप्टिक नोब के बेस पर। राइट, कहाँ जमा हो गया? साइनेप्टिक नोब के बेस पर। अब ये जो बेस में जो जमा हो गया, अब इसने करनी है बात, ये बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, बट ये किससे बात करेगा? भाई दो ही केस हो सकते हैं, या तो ये बात करेगा अपने दूसरे वाले न्यूरॉन से, राइट, या ये बात करेगा मसल से। दो केस हो सकता है ना, या तो उसने इम्पल्स देनी है मसल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, या इसने इम्पल्स देनी है दूसरे वाले न्यूरॉन को, राइट। तो यहाँ पर दो चीज है, ये किससे बात करना चाहेगा, ये किससे कम्युनिकेट करना चाहेगा बेटा? दो चीजों से, या तो ये बात करेगा अपने नेक्स्ट वाले न्यूरॉन से, राइट, या ये बात करेगा मसल से। नेक्स्ट वाले न्यूरॉन से अगर बात करेगा तो नेक्स्ट वाले न्यूरॉन से सिग्नल कौन रिसीव करने वाला है ना? मैंने आपको बताया सिग्नल कौन रिसीव करता है? डेंड्राइट रिसीव करता है, राइट। तो नेक्स्ट वाले न्यूरॉन में कौन सा पार्ट सिग्नल को रिसीव करेगा? डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे। इसका मतलब क्या है? सिग्नल कैसे रिसीव करेंगे? सपोज ये हमारा साइनेप्टिक नोब है, ये साइनेप्टिक वेसाइकल बर्स्ट हो गई और सारा का सारा न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ गया और यहाँ पर एकदम बेस पर जमा हो गया, तो इसी बेस के साथ बेटा जुड़े होंगे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, राइट। ये देखो, ये जुड़े होंगे और जुड़ने की वजह से ये सिग्नल को रिसीव कर लेंगे, और जैसे ही सिग्नल रिसीव करेंगे ये सिग्नल अंदर आ जाएगा। सिग्नल क्या है? अंदर आ जाएगा। सिग्नल क्या है बच्चा? अंदर आ जाएगा। बट यहाँ से सिग्नल जा रहा है तो सिग्नल क्या ऐसे ही अंदर आ जाएगा? ऐसे ही नहीं आता ना अंदर। जैसे ही आप स्कूल से आते हो, कोचिंग से आते हो, तो आपको अपने घर का गेट खोलना पड़ता है, तब आप घर के अंदर एंट्री लेते हो। तो यहाँ पर भी क्या होगा? गेट होगा। गेट मतलब रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर भी क्या हम बनाएंगे? रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर जो भी सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं उनके पास क्या होने वाले हैं? उनके पास होने वाले हैं बेटा रिसेप्टर। जब तक रिसेप्टर से नहीं जुड़ोगे, जब तक ये जो एसिटाइल कोलिन है ये अपने रिसेप्टर से नहीं जुड़ेगा, इसके घर के गेट नहीं खुलेंगे। जैसे ही रिसेप्टर से जुड़ गया, इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, वैसे ही ये इंफॉर्मेशन अब अगले न्यूरॉन तक चली जाएगी। क्या ये चीज क्लियर है? क्लियर है बच्चा? अच्छा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है साइनेप्स। क्या बोल दिया जाता है? साइनेप्स बोल दिया जाता है। क्लियर? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच के डिस्टेंस को बोल दिया जाता है साइनेप्स। साइनेप्स क्या है? जहाँ पर एक न्यूरॉन का साइनेप्टिक नोब है, ये उसका एंड पार्ट है, और ये दूसरे न्यूरॉन का क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, डेंड्राइट्स हैं। इन दोनों के बीच में एक गैप होता है, छोटा सा गैप होता है, बहुत ही माइन्यूट सा गैप होता है। इसी गैप को बोल दिया साइनेप्स। तो इसी गैप को बोल दिया बच्चा साइनेप्स। ये चीज आपको याद हो गई। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि अगर ये एक न्यूरॉन बच्चा मसल से बात करना चाहेगा तो उसको इम्पल्स ट्रांसफर कैसे करेगा, राइट। अब हम मसल वाला केस देख लेंगे, सेकंड वाला केस देख लेंगे, सेकंड वाला केस देख लेंगे, मसल वाला केस देख लेंगे। चलिए मैं फटाफट से एक यहाँ पे न्यूरॉन बना रही हूँ बच्चा। न्यूरॉन का सिर्फ मैं ये साइनेप्टिक नोब भी बनाऊंगी अब, क्योंकि हमें इसी का काम है। ये सारी इम्पल्स और
अब यहाँ पर बनाएंगे क्या, एक मसल बना लेते हैं। यहाँ पर क्या बना लिया हमने, मसल बना ली, ठीक है, ये मसल आ गया। अब इस मसल की सरफेस पर क्या लगे होंगे, कुछ रिसेप्टर्स लगे होंगे। ये देखो, ये मैं क्या बना रही हूँ, ये रिसेप्टर बना रही हूँ बच्चा। इसको हमने क्या चीज बोल दिया, इसको हमने बोल दिया रिसेप्टर, मसल के रिसेप्टर। इस सरफेस को क्या बोल दिया, सार्कोलेमा, यानी कि मसल की सरफेस को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोल देते हैं, सार्कोलेमा बोल देते हैं, राइट। इसी सार्कोलेमा पर कुछ रिसेप्टर्स होंगे, रिसेप्टर्स फॉर द एसिटाइल कोलिन, राइट, रिसेप्टर्स फॉर द बच्चा एसिटाइल कोलिन। अब देखो एक चीज आप देखो कि यहाँ पर न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोड है, यहाँ पर मसल की स्टार्टिंग हो रही है, बीच में आपको गैप दिख रहा है, बीच में क्या दिख रहा है बच्चा, आपको गैप दिख रहा है। इस गैप को बोल देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोल देते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, राइट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अच्छा, एक PYQ में ये भी पूछा गया है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को और क्या बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको और भी नाम बता देती हूँ, इसको बोला जाता है मोटर एंड प्लेट भी। क्या बोला जाता है, मोटर एंड प्लेट। एक नाम और है मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। तो इसको आप तीनों नाम से याद रखोगे बच्चा, राइट, कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को और किस किस नाम से जान सकते हैं और किस किस नाम से बोल सकते हैं। चलो, अब यहाँ पे ट्रांसफर कैसे होनी है इम्पल्स, भाई ये सिनेप्टिक साइकिल बस्ट हुई, इसने अपने अंदर जो एसिटाइल कोलिन जो डिपॉजिट थे उसको बाहर फेंका तो ये नीचे बेस पर आ गए, और इस बेस से ये अब बाहर निकलने वाले हैं। इस बेस से अब ये न्यूरोट्रांसमीटर बच्चा बाहर निकलने वाले हैं, और जैसे ही ये बाहर निकलेंगे ये रिसेप्टर्स ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, ये रिसेप्टर्स ढूंढेंगे। तो रिसेप्टर्स इनको मिल जाएंगे कहाँ पर है, मसल की सार्कोलेमा पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। जैसे ही इन्हें रिसेप्टर्स मिले ये जाएंगे और अपने रिसेप्टर से अटैच हो जाएंगे, अपने गेट से अटैच हो जाएंगे बच्चा, ठीक है, अपने गेट से अटैच हो जाएंगे। रिसेप्टर जुड़ गया एसिटाइल कोलिन से, किससे जुड़ गया, एसिटाइल कोलिन से जुड़ गया। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ गया, राइट। अब क्या होने वाला है, जैसे ही रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे, कैच करेंगे, वैसे ही क्या होगा, मसल खुश हो जाएगी। और जब मसल खुश हो जाएगी, मसल के खुश होने को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोल देते हैं बच्चा, डीपोलराइजेशन। तो मसल ने क्या शो करा, खुशी शो करी, तो उस चीज को क्या बोल दिया, डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन में मसल के सार्कोलेमा में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। क्या हो रहा है डीपोलराइजेशन में, मसल के सार्कोलेमा में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस कैसे, इलेक्ट्रिकल जनरेशन, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से अब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, राइट, और उसके बाद रिलैक्स करेगी। तो इसको जो इम्पल्स का जो उसको जो सिग्नल मिला वो क्या था, देखो दो तरह से सिग्नल आ सकते हैं बच्चा। एक तो आ सकता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, दूसरा सिग्नल आ सकता है मसल रिलैक्सेशन के लिए। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गई कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे करती है, भाई कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेगी, भाई उसमें सबसे पहले डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, डीपोलराइजेशन में इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस होते हैं। क्या होता है डीपोलराइजेशन में, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। यहाँ लिख लो क्या हो जाता है डीपोलराइजेशन में, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। तो बहुत सारे सोडियम आयंस अंदर आ जाएंगे, राइट, बहुत सारे सोडियम आयंस बच्चा अंदर आ जाएंगे, और अंदर आने के बाद ये क्या करेंगे, अंदर आने के बाद ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए इनिशिएशन करेंगे, इनिशिएट करेंगे ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो आई होप यहाँ तक ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और अब हम चलने वाले हैं आगे। तो हमने दोनों चीज देख ली कि एक न्यूरॉन या तो दूसरे न्यूरॉन से अटैच रहता है, राइट, या तो एक न्यूरॉन मसल से अटैच रहता है, ठीक है। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल कैसे दे रहा है, और यहाँ पर दूसरे वाले केस में एक न्यूरॉन मसल को कैसे सिग्नल दे रहा है, अपनी बात कैसे बोल पा रहा है, कैसे पहुंचा पा रहा है, वो चीज हमने अच्छे से देखी। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हमारे नर्वस टिश्यू में
क्या मैम एक ही सेल प्रेजेंट है? क्या सिर्फ न्यूरॉन ही प्रेजेंट है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी बच्चा नहीं है। तो देखो हमारे नर्वस टिश्यू में, देखिए हमारे नर्वस टिश्यू में 2 टाइप के सेल प्रेजेंट है बच्चा। कितने टाइप के सेल? 2 टाइप के सेल प्रेजेंट है, राइट। एक को बोलते हैं न्यूरॉन, एक को क्या बोल दिया? न्यूरॉन। दूसरे को बोल दिया न्यूरोग्लियल सेल। दूसरे को क्या बोल दिया बच्चा? न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरॉन का डायग्राम तो आपने देख लिया कैसा होता है ना। अब न्यूरोग्लियल सेल के अंदर कौन कौन से सेल्स आ जाएंगे, पहले उनका नाम लिखते हैं। देखो न्यूरोग्लियल सेल के अंदर सबसे पहले सेल हमारा आने वाला है एक श्वान सेल। श्वान सेल कहाँ होता है? एक्सॉन में होता है, भूलना नहीं। सेकंड सेल आ गया ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, राइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा माइक्रोग्लियल। ये वही माइक्रोग्लियल सेल है जो कि मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है बच्चा। नेक्स्ट वाला आ गया हमारा, कौन सा बच गया? एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट या इसको दूसरा नाम बोलते हैं मैक्रोसाइट। दूसरा नाम इसको बोल दिया मैक्रोसाइट। तो ये चारों सेल्स किसके अंदर आ रहे हैं? न्यूरोग्लियल सेल के अंदर आ रहे हैं। और ये चारों को चारों सेल क्या बनाते हैं? न्यूरोग्लियल सेल का पार्ट बनाते हैं, राइट। अब अगर न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल ने दोनों ने एक साथ ही रहना है, तो अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ये दोनों एक साथ रहते कैसे हैं? पहले मैं उस चीज का आपको बताती हूँ एक डायग्राम बना के, कि ये दोनों एक साथ अगर रहेंगे तो कैसा दिखेंगे। देखो फटाफट से एक हम बना रहे हैं, क्या ये मैंने एक न्यूरॉन बना दिया, राइट। एक न्यूरॉन तो ये रहा, और बाकी जितने ये मैं छोटे छोटे सेल बना रही हूँ, ये छोटे छोटे सेल दिख रहे हैं? दिखने तो चाहिए। ये जो मैं छोटे छोटे सेल बना रही हूँ, इन्हीं छोटे छोटे सेल्स को बच्चा क्या बोल दिया? न्यूरोग्लियल सेल्स। तो छोटे छोटे सेल्स आपके कौन है? ये न्यूरोग्लियल सेल्स। अब एक चीज मुझे बताओ, न्यूरॉन कितना? एक। न्यूरोग्लियल सेल कितने? बहुत सारे। तो ये जो छोटे छोटे वाले सेल हैं, इनको हमने क्या बोल दिया? न्यूरोग्लियल सेल। क्या बोल दिया बच्चा? न्यूरोग्लियल सेल, राइट। और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया न्यूरॉन। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे इससे क्या बोल सकती हूँ कि न्यूरॉन नंबर में बहुत कम प्रेजेंट होंगे, और वहीं जो हमारे न्यूरोग्लियल सेल हैं वो नर्वस टिश्यू का मोर देन 50% ऑफ द वॉल्यूम बनाते हैं। भूलना नहीं, ठीक है। मैंने क्या लाइन लिखी, क्या लाइन बोली मैंने? कि जो हमारे न्यूरोग्लियल सेल हैं वो मोर देन कितना? मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम बनाते हैं। यानी कि 50% से ज्यादा वॉल्यूम नर्वस टिश्यू में कौन लेकर बैठ रखा है? न्यूरोग्लियल सेल लेकर बैठ रखे हैं। 50 से ज्यादा 60 हो सकते हैं, 65 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, 75 हो सकते हैं, बट ये नंबर कहीं भी मेंशन नहीं है। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि न्यूरोग्लियल सेल हाफ से ज्यादा प्रेजेंट होता है, और वहीं न्यूरॉन का नंबर कम होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए, है ना, या इंजरी विंजरी वाले केस में अगर ये न्यूरॉन्स डैमेज हो गए, है ना भाई, डैमेज तो होंगे, चोट लगेगी तो कोई भी चीज डैमेज होगी, तो वहीं अगर डैमेज होने के केस में न्यूरॉन है, तो क्या ये न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन आ सकता है? मतलब क्या ये न्यूरॉन डिवाइड कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, क्या अपनी कॉपी बना सकता है? क्या एक न्यूरॉन के मर जाने के बाद वो रिकवर हो जाएगा दूसरा न्यूरॉन से? बताओ मुझे, क्या रिकवर होता है या नहीं होता है? क्या न्यूरॉन्स डिवाइड करते हैं या नहीं करते हैं? ये एक मेजर पार्ट है। अब बहुत अच्छे से याद रखना बच्चा, बहुत अच्छे से सुनना कि एक न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं करता, चाहे इंजरी का केस हो, चाहे एक्सीडेंटल केस हो, या कोई केस हो ही नहीं, राइट। तो न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं करता। क्यों नहीं डिवाइड करता? क्योंकि न्यूरॉन्स के पास सेंट्रियोल्स नहीं होते।
ये एक चीज है, ये एक नाम है। क्या बोला मैंने? सेंट्रियोल्स। क्या बोला बच्चा? यहां मैंने बोला सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स, जिस सेल के पास सेंट्रियोल्स होगा वो सेल डिवाइड कर जाएगा, जिसके पास सेंट्रियोल नहीं है वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो न्यूरॉन के पास सेंट्रियोल नहीं होते हैं, इसलिए ये डिवाइड नहीं करता। कोई भी बॉडी में दूसरा सेल बन जाएगा, दूसरा सेल अपने आप में डिवाइड कर जाएगा, एक्सेप्ट न्यूरॉन। राइट बच्चा, ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए, अब हमने न्यूरॉन का डायग्राम देख लिया, न्यूरॉन से रिलेटेड हमने सारी बातों को जान लिया। अब हम अगला जो टॉपिक लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं टीएस ऑफ नर्व, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ नर्व फाइबर। अगर एक नर्व को काट दें तो वो उसके बाद कैसा दिखता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आपने एमबीबीएस में यही काम तो करना है। राइट, चलो ये मैं क्या बना रही हूँ, पहले लिख दिया जाए कि यहाँ पर कौन सी चीज बनने वाली है। यहाँ बनने वाला है टीएस ऑफ नर्व। टीएस ऑफ नर्व की बात हम लोग करने वाले हैं। चलिए, ये मैंने क्या बना दी, ये मैंने एक नर्व का डायग्राम बना दिया। अब पूरा का पूरा एक नर्व है तो उसमें क्या होंगे, कुछ बंडल्स भी होंगे। क्या होंगे बच्चा? इसके अंदर कुछ बंडल्स भी होंगे। राइट, अब इन बंडल्स में क्या होंगे, पहले एक एक को नोट कर लें। ये क्या है? ये एक नर्व है। राइट, ये क्या है? ये बंडल है जिसको हमने बोल दिया फैसिक्यूल। राइट, इस बंडल के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एक्सॉन्स होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे एक्सॉन्स होंगे। क्या बना रही हूं बच्चा मैं ये एक्सॉन्स बना रही हूं, इसके अंदर बहुत सारे एक्सॉन्स होंगे। अब हमें पता है कि एक्सॉन्स होंगे तो इनके आसपास माइलिन शीथ भी होगी। राइट, होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताइए मैम को फटाफट से। इनके आसपास माइलिन शीथ भी होगी। राइट, तो यहाँ इनके आसपास माइलिन शीथ भी बनाओ। अच्छा बताओ, माइलिन शीथ किसका इंसुलेटर है? साथ साथ क्वेश्चंस करो ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। माइलिन शीथ इंसुलेटर है, इंपल्स का, कंडक्शन का। राइट, चलो ये हमने सब क्या बना लिए, ये हमने माइलिन शीथ कवर कर ली। और माइलिन शीथ किसके अराउंड है? एक्सॉन के अराउंड है। किसके अराउंड है बच्चा? एक्सॉन के अराउंड है। राइट, अब हम इसकी करने वाले हैं पैकेजिंग। क्या करने वाला है? पैकेजिंग करने वाला है। भाई कोई भी चीज है, ये इसको ऐसा समझो कि हमने एक टीएस ऑफ नर्व लिया है, मतलब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ नर्व लिया है, तो एक रोल के जैसा है ना। अब रोल को मैं ऐसा ना करके इसको लेटरली ना देखकर इसको मैं ओपन की साइड से देख रही हूँ। राइट, आप ऐसा समझेंगे कि मैंने एक रोल लिया है और उसको मैं ओपनिंग साइड से देख रही हूँ, जहाँ से सब कुछ मेयोनीज और अगर वेजिटेरियन रोल है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, कोई भी रोल है तो उसमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, रोटी है और मसाला है और जो भी चीज़ है वो सब ऐसा करके देखना है आपको। राइट, ऐसा करके देखना है। तो इसमें आप क्या क्या देखोगे, उसमें कवरिंग भी देखोगे आप, है ना। कवरिंग होती है नहीं होती है? होती है कवरिंग भी। तो आप कवरिंग को देखने वाले हो, कौन कौन सी कवरिंग होने वाली है। देखो, जो एक कंप्लीट नर्व को कवर करने वाला है वो एक स्ट्रक्चर अलग होगा। राइट, वो एक स्ट्रक्चर अलग होगा। जो बंडल को कवर करेगा सिर्फ, वो कवरिंग अलग होगी। और जो एक्सॉन को कवर करेगा विद माइलिन शीथ, उसकी कवरिंग अलग होगी। उसकी कवरिंग बच्चा अलग होगी। ये याद रखना है, तीनों की कवरिंग अलग है, कंप्लीट नर्व की भी, बंडल की भी और एक्सॉन की भी। और जब एक्सॉन की कवरिंग बनाएंगे तो माइलिन शीथ के साथ बनाएंगे, माइलिन शीथ को छोड़ नहीं देना है, उसके साथ उसकी कवरिंग बनानी है। चलो अब इनके नाम रखो, क्या क्या नाम रख दिए जाएं, क्या नाम रख दें इसका, बताओ। इसका आप नाम रख दोगे, सबसे बाहर की साइड है, और जो भी हम बाहर की साइड के लिए नाम लेते हैं, आउटसाइड है, बाहर की साइड है, एक्सटर्नल साइड है, उसके लिए नाम लिया जाता है बच्चा एपी। बताया था ना, बताया था मैम ने, एपी।
अब ये न्यूरॉन है तो यानी कि न्यूरॉन से मिलता जुलता कोई नाम होना चाहिए, तो एपी क्या रख दें, न्यूरियम, एपी न्यूरियम, राइट। बीच वाली जो बंडल को कवर कर रहा है उसका नाम क्या हो जाएगा, पेरिन्यूरियम, क्या नाम रख दें, पेरिन्यूरियम, राइट। अब जो एक्सॉन को कवर करने वाला है विद माइलिन शीथ उसका नाम क्या रख दे बच्चा, इसका नाम रख देंगे हम, क्या रख दें बताओ, बंटी रख दें इसका नाम कि बबली रख दें, इसका नाम रखो आप क्या, एंडोन्यूरियम, क्या नाम रख देंगे इसका, एंडोन्यूरियम। चलो, एंडो मतलब सबसे अंदर वाला, पैरी मतलब बीच वाला ले लो यार, पैरी मतलब बीच वाला, एपी मतलब सबसे बाहर वाला, आउटसाइड वाला, दो नाम याद रख लो, पैरी को तो फिर आप बीच में घुसा ही दोगे, है ना। चलो, ये आपने क्या देखा कि ये ऐसा क्या है बच्चा, एक नर्व का डायग्राम है जिसके बीच में क्या होगा, जिसके बीच में होंगी ब्लड वेसल्स। यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ है ब्लड वेसल्स, और ये क्या है, ये सेल है ब्लड वेसल्स के, राइट। ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स के सेल हैं। यहाँ क्या है, ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल में क्या होगा, ब्लड वेसल के सेल भी साथ में होंगे। तो राइट, यहाँ हमने टीएस ऑफ नर्व को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं वो है अ नर्व कैन बी, मतलब नर्व कैसे कैसे हो सकती है, राइट। नर्व कैसे कैसे हो सकती है। भाई आपने कभी नोटिस किया होगा जब हमें चोट लगती है वो चीज, वो दर्द भी हमें फील होता है ना। फिर हम जब कोई चीज बोल रहे होते हैं तो वो कहीं से कमांड सोच के बोल रहे होते हैं, राइट। तो यानी कि कहीं और से भी कमांड आ रही है। फिर हम एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, सोच भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल भी रहा है, खा भी रहे हैं, वहाँ बात भी सुन रहे हैं क्या चल रहा है, राइट। तो सारे के सारे काम जो है मिक्स्ड चल रहे हैं। तो थर्ड मतलब कुछ मिक्स्ड टाइप की नर्व भी होनी चाहिए जो कि एसोसिएशन बिठाएंगी, राइट। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि कितने टाइप्स की नर्व हो सकती है। तो पहला टाइप क्या है, सेंसरी, सेंसरी नर्व। देखो, सेकंड टाइप कौन सा है, सेकंड टाइप आप ले लो मोटर नर्व। क्या ले लेंगे बच्चा, मोटर नर्व। थर्ड टाइप आप ले लो मिक्स्ड नर्व। क्या ले लेंगे, मिक्स्ड नर्व ले लेंगे। और मिक्स्ड नर्व को क्या बोल सकते हैं, एसोसिएशन, एसोसिएशन नर्व, राइट। एसोसिएशन नर्व, ये आप नाम नहीं भूलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बच्चा कैसे भी आ सकता है, किसी भी नाम का यूज करके क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, अब सेंसरी नर्व क्या हुई, सेंसरी नर्व मतलब ये नर्व सिर्फ और सिर्फ सेंसरी नर्व फाइबर से बनी होगी। किससे बनी होगी, फॉर्म्ड बाय सेंसरी नर्व फाइबर्स ओनली, राइट। तो उसका मतलब क्या है, इसने इम्पल्स कहाँ से कहाँ पहुंचानी है, कहाँ से कहाँ पहुंचानी है। सेंसरी वाला पार्ट मतलब सपोज अगर मेरे हाथ में चोट लग गई, चोट लगने के बाद मुझे दर्द हुआ, तो मुझे दर्द हो रहा है, मुझे फील हो रहा है, तो यहाँ से एक रिसेप्टर से, हाथ को मैंने क्या मान लिया, रिसेप्टर मान लिया, मतलब ये रिसेप्टर से चोट लग रही है, पेन हो रहा है, ये रिसेप्टर से कमांड जा रही है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कहाँ गई कमांड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो मुझे पता चला कि मेरे हाथ में चोट लगी और चोट लगने के बाद मुझे दर्द हुआ, तो मतलब जो सिग्नल गया बच्चा वो कहाँ से कहाँ गया, रिसेप्टर से गया, और कहाँ गया, आपके सीएनएस तक गया। ये बात आप याद रखेंगे, हम कहाँ से कहाँ भेज रहे हैं इम्पल्स को। तो सेंसरी वाले केस में आपके रिसेप्टर से कमांड जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, खेत में नहीं, सीएनएस में, ये याद रखना है। चलो ठीक है, तो सेंसरी नर्व कहाँ से कहाँ जा रही है बच्चा, रिसेप्टर से सीएनएस में जा रही है।
तो सीएनएस में क्या क्या पार्ट आ जाते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हर छोटी छोटी बात को बता रही हूँ जो कि आपकी 9th 10th में क्लियर हो जानी चाहिए थी, वो सारी की सारी छोटी छोटी बात में लेकर चल रही हूँ ताकि आपको लेक्चर समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, राइट। तो सीएनएस के अंदर क्या क्या आ गया? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। चलिए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो बेटा सेंसरी नर्व में सिग्नल कहां से कहां गया? सिग्नल गया आपके रिसेप्टर से सीएनएस तक। सपोज अगर आपका हाथ एक गरम तवे पर है ना, तो गरम तवे पर है तो वो जो गरम गरम आपको लग रहा है वो रिसेप्टर से कहां जा रहा है? रिसेप्टर से सीएनएस तक कमांड जा रही है, इंपल्स जा रही है। और उसके बाद आपने उस तवे से, गरम गरम तवे से हाथ हटाया तो वो रिस्पॉन्स, वो सिग्नल आया आपके ब्रेन से टू द रिसेप्टर कि भैया हाथ हटा लो नहीं तो जल जाना है हाथ, ठीक है। तो वो नेक्स्ट हमारा जो इंपल्स आया, जो सिग्नल रिसीव हुआ, वो नेक्स्ट सिग्नल कौन सा था? मोटर नर्व। तो उसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो मोटर नर्व है वो बना होगा ओनली मोटर नर्व फाइबर से, ओनली मोटर नर्व फाइबर से, राइट। अब मोटर नर्व है मतलब मोटर कौन है? कमांड सेंटर कौन है आपका बॉडी का? ब्रेन। यानी कि सीएनएस से कमांड कहाँ जानी चाहिए बच्चा? सीएनएस से कमांड जानी चाहिए रिसेप्टर की तरफ। कहाँ जानी चाहिए? रिसेप्टर की तरफ कि हाथ हटा लो, हाथ में सुई चुभ रही है तो हाथ हटाओ, रिसेप्टर हटाओ। रिसेप्टर कुछ भी हो सकता है, रिसेप्टर ऑर्गन हो सकता है, रिसेप्टर आपका हाथ हो सकता है, रिसेप्टर आपका पैर हो सकता है, रिसेप्टर आपकी उंगलियां हो सकती है, राइट। रिसेप्टर कुछ भी हो सकता है, रिसेप्टर आपका नी हो सकता है, रिसेप्टर कुछ भी हो सकता है। चलो, तो ये चीज हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्स्ड और एसोसिएशन नर्व। ये जो हमारा नर्व फाइबर होता है ये दोनों नर्व फाइबर से बना है। मिक्स्ड है ना, मिक्स्ड का मतलब बच्चा ये दोनों से बना है। बोथ क्या? बोथ, फटाफट बोलो मैम के साथ, फटाफट से बोलो। बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व से बना है आपका क्या? मिक्स्ड नर्व और एसोसिएशन नर्व। मतलब इन नर्व ने बहुत सारा काम एक साथ करना है। खाना भी है, सुनना भी है, चलना भी है, घूमना भी है, देखना भी है, टहलना भी है और बोलना भी है, राइट। तो बहुत सारा काम एक साथ हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? एसोसिएशन नर्व बोल दिया गया। इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? इसके एग्जाम्पल में डाल दो जितनी भी आपकी स्पाइनल नर्व्स हैं। क्या है? जितनी भी आपकी स्पाइनल नर्व्स हैं वो सारी के सारी स्पाइनल नर्व्स बेटा एसोसिएशन नर्व का एग्जाम्पल है, राइट। तो चलो, सेंसरी क्या हुआ? सेंसरी मतलब जो भी इंपल्स आपके रिसेप्टर से सीएनएस में जा रहा है। मोटर क्या हुआ भाई? दिमाग ने, सीएनएस ने कमांड दिया रिसेप्टर को कि हाथ हटा लो, राइट। ये हुआ आपका मोटर इंपल्स, मोटर नर्व। सेंसरी क्या है? जब हम एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ से कमांड जा भी रहा है, सेंसरी से कमांड आ भी रहा है और बाकी भी सब कुछ बहुत कुछ चल रहा है, तो वो सारी कमांड किसके अंदर आई? वो आई बच्चा एसोसिएशन और मिक्स्ड नर्व के अंडर। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है हमारा क्या बच्चा? यहाँ हम नेक्स्ट क्या ले लेंगे? टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स, राइट। क्या ले लेंगे? टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। अब हमने 4 टाइप तो पढ़े है ना, 4 टाइप्स हमने न्यूरोग्लियल सेल के पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर अब ये पढ़ना है कि उन चारों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उन चारों का फंक्शन क्या होगा और क्या मेजर रोल्स उनके रहने वाले हैं, राइट। तो हम फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट क्या है बेटा? श्वान सेल। श्वान सेल का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, अभी हमने ऊपर न्यूरॉन के डायग्राम में श्वान सेल का स्ट्रक्चर बनाया था, राइट। चलो ठीक है, सेकंड आ जाओ, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट जो सेल होता है ना, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में आ चुका है, पूछ चुका है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम क्या है।
ओलिगोडेंड्रोसाइट का बच्चा काम होता है, ये सीएनएस में माइलिन शीथ बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? माइलिन शीथ बनाता है, बट कहाँ बनाता है? सीएनएस में बनाता है। श्वान सेल माइलिन शीथ बनाता है, बट कहाँ बनाता है? पीएनएस में बनाता है, राइट। ये भी माइलिन शीथ फॉर्म करता है, बट कहाँ पर बच्चा? कहाँ फॉर्म कर रहा है? पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और जो हमारा सीएनएस में माइलिन शीथ बना रहा है वो कौन हो जाएगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। चलिए फटाफट से इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये मैंने एक्सॉन बना दिया और इसने ये अपने अंदर क्या सक्रीट कर दिया? माइलिन शीथ। ठीक है, ये क्या है? माइलिन शीथ। ठीक है, ये डायग्राम किसका है? ओलिगोडेंड्रोसाइट का। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल का ये डायग्राम है बच्चा। इसमें क्या है? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सेल है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सेल है, यहाँ से यहाँ तक सेल है। और ये क्या बना रहा है? ये माइलिन शीथ फॉर्म कर रहा है। किसके ऊपर फॉर्म करता है? एक्सॉन के ऊपर फॉर्म करता है ना। तो ये नीचे एक्सॉन है बेटा, ये माइलिन शीथ है और ये पूरा ओलिगोडेंड्रोसाइट का स्ट्रक्चर है। किसमें बनाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट? फटाफट से मुझे बताओ कि ये ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ कहाँ फॉर्म करता है? सीएनएस में फॉर्म करता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे बच्चा। चलिए आगे चलते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट सेल आता है क्या? माइक्रोग्लियल सेल। नेक्स्ट सेल क्या आ जाता है? माइक्रोग्लियल सेल, राइट। माइक्रोग्लियल सेल ये कैसा है? नाम से देखेंगे सबसे पहले कि माइक्रो है। माइक्रो मतलब सबसे छोटा। माइक्रो मतलब बेटा सबसे छोटा। तो ये कैसे होंगे? ये स्मॉलेस्ट इन साइज होंगे, स्मॉलेस्ट इन साइज होंगे। अच्छा, आपने सुना होगा जो छोटा है वो खोटा है, या छोटा पैकेट बड़ा धमाका, राइट। इन सेल का फंक्शन भी कुछ ऐसे ही है। ये छोटे तो हैं साइज में, बट ये धमाका बहुत बड़ा करते हैं। मतलब इनका जो रोल है, इनका जो फंक्शन है वो बहुत बड़ा है। इन्होंने करना है फैगोसाइटोसिस का काम। क्या काम करना है इन्होंने? फैगोसाइटोसिस का काम करना है। व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? एनगल्फिंग ऑफ द फॉरेन पार्टिकल। तो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या हो गया? एनगल्फिंग ऑफ द फॉरेन पार्टिकल। एनगल्फिंग ऑफ द फॉरेन पार्टिकल को बोलते हैं बच्चा फैगोसाइटोसिस, राइट। तो उसने क्या कर देना है? जो भी इसको बैक्टीरिया मिलेगा, माइक्रोब मिलेगा, कोई फॉरेन पार्टिकल मिलेगा, उसने पकड़ना है और फटाक से मुंह में डाल के हजम कर देना है, चबाना भी नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं एनगल्फिंग। अब मुझे बताइए नेक्स्ट कि अगर ये फैगोसाइटोसिस शो करता है तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए? इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? इस सेल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब खाना खाने का तरीका क्या है? इसने क्या काम करा? फूड को उठाया, मुंह में डाला, डाइजेस्ट करा, राइट। डाइजेस्ट करने के बाद क्या करा? एब्जॉर्ब करा, उसके बाद एसिमिलेशन करा, टिश्यू तक, सेल तक पहुंचाया, राइट। उसके बाद क्या करा? इजेशन करा। तो ये तो सेम ही प्रोसेस हो गई। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग फॉलो करते हैं वो ही ये सेल फॉलो कर रहा है। तो जो हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चा? उसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने पहले क्या करा भाई? आपने पहले खाना खाया, राइट, फूड इंजेशन करा,
उसके बाद क्या करा, डाइजेशन करा, राइट। उसके बाद क्या करा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन करा, उसके बाद क्या कर दिया, एसिमिलेशन कर दिया, एसिमिलेशन कर दिया। एसिमिलेशन क्या हुआ, जब वो फूड टिश्यूज तक जाता है तो उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। और एसिमिलेशन के बाद क्या कर दिया आपने, इजेशन कर दिया। इसको बोलते हैं क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हम लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि जो हमारे माइक्रोग्लियल सेल है उनका ओरिजिन क्या होगा। अब यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगी, यहाँ पर मुझे आप बताएंगे कि इस माइक्रोग्लियल सेल का ओरिजिन क्या होगा, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ये एक ही सेल है जो कि एक्सेप्शन है बच्चा, ये एक ही सेल एक्सेप्शन है, राइट। चलो आगे चलो, अब इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं कि ये इसका डायग्राम कैसा दिखता है। चलो आ जाइए, इसका डायग्राम बनाएंगे कुछ कुछ इस टाइप से, राइट, कुछ कुछ इस टाइप से। और ये क्या बना रहा है, ये रहा फूड, राइट, ये इसका फूड है। और इसने ये क्या बना दिया, दो बना दिए इसने स्यूडोपोडिया, राइट। इसने दो क्या बना दिए, स्यूडोपोडिया बना दिए। स्यूडोपोडिया मतलब बेटा फॉल्स फीट। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, देखो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, राइट, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है पैर, राइट, फीट। तो फॉल्स फीट, स्यूडोपोडिया को बोलते हैं हम लोग फॉल्स फीट। मतलब कि फॉल्स फीट कि पैर जैसा दिखेगा बट पैर होगा नहीं, क्योंकि इसके पास पैर है कहाँ, है ना। तो उसने पैर लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, फीट लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, बट वो असली में पैर थोड़ी ना है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, स्यूडोपोडिया बोल दिया, राइट। अब इसने फूड को क्या करा, फूड को इसने इंजेक्शन करा। अब ये स्यूडोपोडिया बंद हो जाएंगे, अब ये स्यूडोपोडिया बच्चा आगे आके बंद हो जाएंगे। और अब ये डाइजेशन के लिए इसको फूड को भेज देंगे, अब इसको फूड को डाइजेशन के लिए भेज देंगे, राइट, वो सारी प्रोसेस के लिए भेज देंगे। और फिर क्या कर लेगा, ये फैगोसाइटोसिस कर लेगा, है ना। ये तो फूड है, इसका फूड कौन है, इसका फूड ही बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, वायरस है, राइट। तो उसका फूड ही क्या है, इसका फूड ही फॉरेन पार्टिकल है जो कि फैगोसाइटोसिस करता है। आप मुझे बताइए कि अगर इसके पास, इस सेल के पास अगर स्यूडोपोडिया है तो स्यूडोपोडिया कैसा मूवमेंट को फॉलो करता है बच्चा, मुझे इसके मूवमेंट का नाम बताइए कि किस मूवमेंट को ये फॉलो करेगा। तो स्यूडोपोडिया है तो ये चलने वाला है, कैसा कैसा चलेगा, जल्दी बताओ मुझे। स्यूडोपोडिया है तो मूवमेंट कैसा करेगा ये, फटाफट से बताइए मुझे, कौन सा मूवमेंट करने वाला है, ये चीज मुझे आप बताएंगे, राइट। इसका मूवमेंट मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि अगर ये सेल, इसके पास स्यूडोपोडिया है, ये फैगोसाइटोसिस करता है, तो इसका मूवमेंट क्या होगा, ये मुझे आप बताएंगे। और अगर आपको नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि मैम प्लीज मुझे इसका मूवमेंट बताइए, तो बच्चा आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट सेल की तरफ चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट सेल हमारा कौन सा है, एस्ट्रोसाइट। यस, एस्ट्रोसाइट या मैक्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट या मैक्रोसाइट। देखो एस्ट्रो का मतलब क्या होता है, एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार, क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है स्टार। और मैक्रो का मतलब होता है लार्जेस्ट, राइट, मैक्रो का मतलब है लार्जेस्ट, एस्ट्रो का मतलब है स्टार। मतलब इन दोनों वर्ड से आप एक चीज बनाइए, किसकी शेप कैसी होगी, इसकी शेप होगी बच्चा स्टार शेप, राइट। और वहीं इसका साइज कैसा होगा इस सेल का, इस सेल का साइज होने वाला है लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट सेल इन द न्यूरोग्लियल सेल, यानी कि न्यूरोग्लियल सेल में से सबसे ये लार्जेस्ट होगा, एस्ट्रोसाइट और मैक्रोसाइट। शेप कैसी होगी, शेप इसकी स्टार शेप होगी। स्टार शेप बनाओ फटाफट से, कैसे बनता है स्टार, जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट से, स्टार शेप बनाएंगे।
हाँ, कुछ ऐसे ही बनाना है, कुछ ऐसे ही बनाना है, कुछ ऐसे ही बनाना है। चलो, ये शेप कैसे दिख रही है आपको? स्टार शेप, ठीक है। तो इस सेल का नाम क्या हो गया? एस्ट्रोसाइट इसका नाम हो गया बच्चा, राइट? क्लियर हो गया? अब इनका एक फंक्शन भी है कि जो एस्ट्रोसाइट होते हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एस्ट्रोसाइट होते हैं बच्चा, ये फॉर्म करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? मतलब ब्लड और ब्रेन के बीच में एक मेम्ब्रेन के थ्रू, एक एपिथेलियम के थ्रू एक बैरियर बनाया जाता है, जिससे कि ब्लड के थ्रू कोई भी टॉक्सिन्स, फॉरेन पार्टिकल्स ब्रेन में एंटर ना कर पाए। क्योंकि अगर ब्रेन में एंटर कर गया, ये तो मशीनरी है ना, ये तो मोटर है, और मोटर सबसे पहले खराब होगी, राइट? तो हमें इसके अंदर बेटा कोई भी टॉक्सिन्स को, किसी भी खराब चीज को नहीं भेजना है। तो उसके लिए ब्रेन क्या फॉर्म करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म करता है। मतलब इसके अंदर जाएंगी सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव चीजें, राइट? इसके अंदर क्या जाएंगी? ब्रेन के अंदर क्या जाएंगी बच्चा? ब्लड से सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव चीजें जाएंगी। इसका मतलब ये एक सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर्म करता है, जिसके पास रिसेप्टर्स होंगे। क्योंकि सेलेक्ट कौन करेगा, कौन आएगा कौन जाएगा? वो सेलेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स। यानी कि मैम ने क्या बोल दिया, किसके पास क्या होगा? सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट? चलो बनाएंगे ब्लड ब्रेन बैरियर को, बनाएंगे बच्चा। चलिए, ये मैं आपका क्या बना रही हूँ? ब्रेन का पार्ट। ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा ब्लड वेसल का पार्ट, और ये वाला पार्ट आपका आ गया फिर से दोबारा से बच्चा किसका पार्ट? ब्रेन का पार्ट, राइट? तो ये क्या है? ये ब्रेन है। ये क्या है? ये ब्लड वेसल है, राइट? और ये वाला पार्ट क्या है? दोबारा से ये ब्रेन है। तो चलो पहले हम इसका पार्ट कंप्लीट करेंगे, ब्लड वेसल का पार्ट कंप्लीट करेंगे। देखो मैं क्या बना रही हूँ, ये मैं कौन सी वाली एपिथेलियम बना रही हूँ? जल्दी से बताओ। हमने एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे बताइए कि मैंने कौन सी वाली एपिथेलियम बनाई है बच्चा, राइट? अब इन एपिथेलियम सेल्स के बीच में एक जंक्शन होता है। क्या होता है? इन एपिथेलियम सेल्स के बीच में एक जंक्शन होता है। पहले बनाओ, फटाफट से बनाओ, पहले मैम के साथ जल्दी जल्दी से बना लिया करो, और घर के लिए कोई काम नहीं छोड़ना है। चलो, अब सबसे पहले इन एपिथेलियम को क्या बोल दिया? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या बोल दिया बच्चा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये जो मैंने दो सेल के बीच में एक जंक्शन सा बनाया है, ये जंक्शन होगा टाइट जंक्शन। ये जंक्शन क्या होने वाला है? टाइट जंक्शन, राइट? अब इस टाइट जंक्शन के साथ एक चीज और होती है, एक चीज बच्चा और होती है, और वो क्या होता है? एस्ट्रोसाइट फीट, राइट? क्या है यहाँ पर? एस्ट्रोसाइट फीट है। सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा, राइट? ये मैंने क्या बना दिया? एंड फीट ऑफ एस्ट्रोसाइट। ये अगर ब्लड वेसल है तो इस ब्लड वेसल में ब्लड होगा, ब्लड वेसल के साथ सेल्स होंगे, होंगे नहीं होंगे? जल्दी बताओ कि मैम ब्लड वेसल के अंदर सेल नहीं होंगे। बस ये बात मुझे बोल दो, तुम्हारा मैंने गला ही दबा देना है ना? कि ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा? ब्लड वेसल के अंदर सेल भी होंगे, उसके सेल थोड़ा ना कहीं छोड़ आने घर, तो ब्लड वेसल के साथ सेल भी होंगे, राइट?
चलो ये क्या है, ब्रेन, ये वाला पोर्शन भी ब्रेन, ब्रेन के पोर्शन के बीच से जा रही है ब्लड वेसल, राइट। ये क्या है बेटा, ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल से क्या पास हो रहा है, ब्लड पास हो रहा है, और क्या पास हो रहा है, सेल पास हो रहा है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गैसेस भी होगी, इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, इसके अंदर टॉक्सिन्स भी होंगी, इसके अंदर ड्रग्स भी होंगे, इस ब्लड के अंदर सारी चीजें होगी, राइट। अब देखो यहाँ मैंने एक एपिथेलियम सेल के साथ दूसरे एपिथेलियम सेल के बीच में एक जंक्शन फॉर्म करा है, जिसको मैंने बोला है टाइट जंक्शन। अब टाइट जंक्शन का काम क्या होता है, टाइट जंक्शन का काम होता है लीकेज को प्रिवेंट करना, राइट। क्या बोला मैम ने बेटा, टाइट जंक्शन का काम है लीकेज को प्रिवेंट करना। मतलब ये लीकेज को प्रिवेंट करेगा भाई। एक नॉर्मली अगर मैं एक एंडोथेलियम बना दूं, अगर मैं नॉर्मली बेटा एक एंडोथेलियम बनाऊं, तो उसमें जो सेल्स होते हैं, उसमें जो एपिथेलियम के सेल्स होते हैं वो रेगुलर नहीं होते, है ना। वो बाउंड्री बेटा रेगुलर नहीं होती, वो इररेगुलर बाउंड्री होती है। इररेगुलर बाउंड्री का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सेल के बीच में दूसरे सेल, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में यहाँ पे गैप है। यहाँ पे क्या है बच्चा, यहाँ पर गैप है, और इसी गैप के थ्रू इस ब्लड वेसल से टिश्यू में भी सामान जाता है ना भाई। टिश्यू से न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, राइट। टिश्यू में न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, और टिश्यू से जो भी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, टॉक्सिन्स है, वो सभी इस ब्लड वेसल में रिलीज कर दिए जाता है, राइट। तो यहाँ पर एक, अगर मैं नॉर्मल एंडोथेलियम की बात करूँ, अगर मैं एक नॉर्मल कैपिलरी की बात करूँ, ब्रेन की बात अभी नहीं कर रही हूँ, तो नॉर्मल कैपिलरी में कैसा होता है, इररेगुलर बाउंड्रीज होती है बच्चा। ये आप याद रखेंगे। क्या है इसके अंदर, इररेगुलर बाउंड्रीज, राइट। और इन्हीं इररेगुलर बाउंड्रीज की वजह से देख पा रहे हो ना, दो सेल के बीच में स्पेस है, इसी स्पेस के थ्रू सामान जाता है टिश्यू में, है ना, और टिश्यू से सामान आता है इस एंडोथेलियम में, ब्लड वेसल में, राइट। तो ये मैंने आपको एक बताया कि नॉर्मल कैपिलरी कैसी होती है, नॉर्मल एंडोथेलियम कैसी होती है, और वहीं हमारी ब्रेन की एंडोथेलियम, ब्रेन की ब्लड वेसल कैसी होती है। तो ब्रेन के ब्लड वेसल में क्या है, टाइट जंक्शंस प्रेजेंट है, यानी कि एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कोई भी इंटरचेंज के लिए स्पेस नहीं है, आने जाने के लिए स्पेस नहीं है। ये सेल कैसा है बच्चा, ये सेल बंद है, और किसके थ्रू बंद है, ये बंद है टाइट जंक्शन के थ्रू। टाइट जंक्शन क्या काम करता है, लीकेज को रोकता है। इसका मतलब जो भी सामान आदान प्रदान होगा, जो भी सामान चेंज होगा, जो भी सामान चेंज होगा, वो कहाँ से होने वाला है, इसका मतलब वो इन एपिथेलियम से होने वाला है। डायरेक्टली कहाँ से होने वाला बच्चा, डायरेक्टली एपिथेलियम से होगा, सेल के बीच से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बंद है, टाइट जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं कि मैम हर चीज का फिर तो ट्रांसफर हो जाएगा, राइट, हर चीज का ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज का ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेन की मेम्ब्रेन होती है उसके पास कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला मैम ने कि यहाँ पर जो ब्रेन की मेम्ब्रेन है, इसके पास क्या होंगे, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चा, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है, और ये रिसेप्टर होते हैं सेलेक्टिव। ये रिसेप्टर कैसे होते हैं, ये रिसेप्टर सेलेक्टिव होते हैं। मतलब अपने रिसेप्टर अपनी जगह में, इनको जिसको भी आने देना होगा ये सिर्फ उसी को आने देंगे। मतलब सपोज अगर हमारे घर में कोई आना चाहे तो पूरे मोहल्ले को तो एंट्री नहीं देंगे, है ना, कोई एक खास एक दो बंदों को एंट्री दे देंगे हमारे घर में, राइट। बिल्कुल सेम वैसी तो रिसेप्टर हर किसी को एंट्री नहीं देते हैं ब्रेन में, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही, यानी कि सिलेक्टिवली एंट्री देते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रेन की मेम्ब्रेन है, वो ब्रेन की मेम्ब्रेन कैसी है, यहाँ पर ब्रेन की मेम्ब्रेन है बेटा सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। कैसी मेम्ब्रेन हुई, सिलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
इसका मतलब कि हर चीज को जाने नहीं देगी, जिस चीज के रिसेप्टर होंगे सिर्फ उसी को जाने देगी। तो मैम फिर किस किस चीज का एक्सचेंज होगा ब्लड ब्रेन बैरियर से? तो देखो बच्चा, किस किस चीज का एक्सचेंज होगा इसके थ्रू? एक्सचेंज होगा गैसेस का, एक्सचेंज होगा गैसेस का, एक्सचेंज होगा ग्लूकोज का, एक्सचेंज होगा ड्रग्स का। ड्रग्स सारी ड्रग्स नहीं, ड्रग्स सिर्फ ब्रेन वाली, सिर्फ उन ड्रग्स का एक्सचेंज होगा। बाकी किसका एक्सचेंज नहीं होगा? किसका एक्सचेंज नहीं होगा? यहाँ पर लिखते हैं किसका एक्सचेंज नहीं होना है, किसका एक्सचेंज नहीं होगा बेटा? टॉक्सिन्स का, टॉक्सिन्स का एक्सचेंज नहीं होगा, फॉरेन पार्टिकल्स का एक्सचेंज नहीं होगा, जो चीजें ब्रेन के हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है उनका एक्सचेंज नहीं होगा, बाकी सबका एक्सचेंज होगा। राइट बच्चा, क्लियर हो गया? तो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर एक तरह का प्रोटेक्टिव, सेलेक्टिव, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है, जो कि सिर्फ ब्लड से अच्छी अच्छी चीजों को आने देता है ब्रेन के अंदर, जैसे कि गैसेस, जैसे कि ग्लूकोज, राइट, जैसे कि कुछ ड्रग्स जिन्होंने ब्रेन के ऊपर जिनका एक्शन होना है सिर्फ उन्हीं को आने देगा, और किन को नहीं आने देगा? टॉक्सिन्स को आने नहीं देगा, खराब चीजों को आने नहीं देगा, हार्मफुल चीजों को आने नहीं देगा। क्लियर, समझ में आ गया? और ये जंक्शन बना कौन रहा है? ये जंक्शन बना रहे हैं एंडोथीलियल के सेल्स, राइट, यानी कि ब्लड वेसल के सेल्स। और सेकंड ये बना रहे हैं टाइट जंक्शन, और सेकंड ये बना रहे हैं, थर्ड ये बना रहे हैं एस्ट्रोसाइट एंड फीट, राइट, एस्ट्रोसाइट एंड फीट। तो यहाँ से ये ब्लड ब्रेन बैरियर आपका कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चा, और आगे बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। तो हमारा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं बच्चा? देखो 4 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। क्या क्या? क्या क्या? फर्स्ट होता है यूनिपोलर, सेकंड होता है बाईपोलर, नेक्स्ट हमारा हो सकता है मल्टीपोलर, और फिर नेक्स्ट हमारा हो सकता है क्या? कहाँ लिख दें? यहीं लिख देते हैं, स्यूडो यूनिपोलर, राइट, स्यूडो यूनिपोलर, राइट बच्चा। चलिए बच्चा, तो हमने क्या पढ़ा कि 4 टाइप के हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, और ये 4 टाइप के न्यूरॉन्स क्या क्या हो जाएंगे? देखो पहला क्या लिख दिया मैम ने? यूनिपोलर, सेकंड क्या लिख दिया? बाईपोलर, थर्ड क्या लिख दिया? मल्टीपोलर, नेक्स्ट क्या लिख दिया? स्यूडो यूनिपोलर, राइट। अब हम एक एक का डायग्राम बना के देखेंगे कि यूनिपोलर में क्या क्या चीजें होती हैं। देखो यूनिपोलर न्यूरॉन, इस यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होने वाला है? सिर्फ और सिर्फ कुछ इस टाइप से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हेड और बाकी एक पोल। देखो नाम तोड़ो, नाम तोड़ो, यूनि मतलब एक, पोलर मतलब पोल, राइट, और न्यूरॉन यानी कि एक पोल वाला न्यूरॉन। तो उसका डायग्राम कैसे होगा? एक पोल है, ठीक है, और बीच में क्या है? एक हेड है। इसका मतलब ये क्या हो गया? एक हो गई सेल बॉडी, एक हो गया एक्सॉन। सेल बॉडी कितनी? 1, एक्सॉन कितना? 1, राइट। तो ये डायग्राम होता है बच्चा यूनिपोलर न्यूरॉन का। अभी मिलेगा कहाँ पर? ऐसे वाले न्यूरॉन्स कहाँ पर मिलते हैं? ऐसे वाले न्यूरॉन्स बेटा मिलते हैं एक तो डेवलपिंग एम्ब्रियो में। कहाँ मिल जाएंगे आपके? एक तो मिल जाएंगे डेवलपिंग एम्ब्रियो में, सेकंड ये मिल जाएंगे इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। कहाँ मिल जाएंगे? इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है बच्चा। तो ये एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं कि भैया यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा है बच्चा डेवलपिंग एम्ब्रियो में प्लस इनवर्टिब्रेट्स में, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारा बाईपोलर कहाँ कहाँ मिल रहा है? बाईपोलर न्यूरॉन कहाँ मिल रहा है? तो बाईपोलर न्यूरॉन, बाई मतलब दो, पोलर मतलब पोल, इसके पास 2 पोल होने वाले हैं। मतलब कि क्या?
मतलब कि कुछ ऐसा, राइट। इसके पास 2 पोल है। एक इसके पास क्या है, डेंड्राइट, एक डेंड्राइट, एक सेल बॉडी, और एक्सॉन कितना, 2 लिख दें एक्सॉन, नहीं एक्सॉन भी एक ही, 2 पोल है ना। पोल मतलब जो भी आउटग्रोथ, जो भी एक्सटेंशंस सेल बॉडी से बाहर निकल रही होगी उसको बोल देंगे पोल। तो बाईपोलर है मतलब सेल बॉडी से 2 एक्सटेंशंस, 2 आउटग्रोथ बाहर आ रही है। तो पहली वाली को क्या बोल दिया बच्चा, पहली वाली को बोल दिया हमने डेंड्राइट्स, लास्ट वाली को क्या बोल दिया, नीचे वाली को क्या बोल दिया, एक्सॉन। एक्सॉन कितना 1, सेल बॉडी कितनी 1, डेंड्राइट कितना 1। अच्छा, अब ये बाईपोलर न्यूरॉन कहाँ पे मिलता है, ये बाईपोलर न्यूरॉन बच्चा मिलते हैं आपके, क्या लिखते हैं एग्जाम्पल में, कहाँ कहाँ मिलते हैं, आई में मिलता है, यानी कि रेटिना ऑफ द आई, राइट, रेटिना ऑफ द आई में मिलता है। नेक्स्ट ये मिलता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, कहाँ मिलता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। ऑल्फैक्टरी का नाम आएगा और सेकंड नाम आ गया अगर नेजल एपिथेलियम। तो मुझे भी बताओ कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम और क्या नेजल एपिथेलियम अलग अलग हैं या फिर एक ही वर्ड है, आप मुझे बताइए बच्चा। ये वर्ड एक ही है, ये वर्ड एक ही है, या तो आपको ऐसे आ सकता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, या तो आपको ऐसे आ सकता है नेजल एपिथेलियम। तो अपने आंसर को बहुत ज़्यादा वाइसली चूज करना है, राइट, कि पूछा क्या है, एग्जाम्पल किसका पूछा है, नाम क्या क्या है और करेक्ट आंसर क्या है। तो अपने ऑप्शन को वाइसली चूज करना है। तो हमारा बाईपोलर का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, फर्स्ट इज रेटिना ऑफ द आई, सेकंड इज ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का दूसरा नाम नेजल एपिथेलियम, मतलब एक तो आंख में मिलने वाला है, सेकंड ये मिलने वाला है नाक में, नेजल एपिथेलियम में। चलो नेक्स्ट आ गया हमारा बच्चा क्या, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। अब ये मल्टीपोलर है, फटाफट से नाम को तोड़ेंगे, बताओ। मल्टी का मतलब बहुत सारे, मतलब मैनी, राइट। पोलर मतलब पोल, पोलर मतलब पोल, इसका मतलब बहुत सारे पोल सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो ये डायग्राम कैसा होने वाला है, कुछ कुछ ऐसा, जल्दी जल्दी से बनाएंगे मैम के साथ। चलो देखो, एक सेल बॉडी से बहुत सारी आउटग्रोथ बाहर निकल रही है, तो इन छोटी छोटी आउटग्रोथ को क्या बोल देंगे, डेंड्राइट्स। इन छोटी छोटी आउटग्रोथ को क्या बोल देंगे, डेंड्राइट्स। तो इसका मतलब डेंड्राइट्स हो गए हमारे मैनी, छोटी छोटी आउटग्रोथ तो बहुत सारी है ना, तो डेंड्राइट्स हो गए हमारे बहुत सारे। एक हो गया सेल बॉडी, 1 सेल बॉडी, राइट। एक्सॉन कितना, एक्सॉन कितना बेटा, एक्सॉन भी 1 एक्सॉन। तो ये हो गया हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा ही था, वो मल्टीपोलर ही तो पढ़े, राइट। अब मुझे इसका एग्जांपल बताओ कि मल्टीपोलर न्यूरॉन का एग्जांपल क्या हो जाएगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चा क्या, एक तो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, क्या, एक तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये बात आप याद रखेंगे, कितनी सारी सेल बॉडी से अगर आउटग्रोथ कुछ बाहर निकल रही है तो वो कहाँ पर होने वाली है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम वहीं पर है, राइट। चलो अब आ जाते हैं हमारे दूसरे न्यूरॉन के ऊपर, जो कि है स्यूडो यूनिपोलर। क्या है, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। अब स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का मतलब क्या है, पहले तो नाम तोड़ेंगे, फटाफट से नाम तोड़ो। नाम तोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, स्यूडो मतलब फॉल्स, राइट, यूनी मतलब एक, पोलर मतलब पोल, है ना, पोलर मतलब पोल, मतलब फॉल्स 1 पोल, यानी कि 1 पोल जैसा दिखता है बट 1 पोल होता नहीं है। तो कितने पोल होते हैं, कितने पोल हो गए फिर, देखो एक है ये सेल बॉडी, यहाँ से एक निकला है ना, यहाँ से एक आउटग्रोथ निकली, लेकिन ये आउटग्रोथ आगे जाके डिवाइड हो गई 2 में बेटा, आगे जाके डिवाइड हो गई 2 में।
एक ये रही और एक ये दूसरी इसने बना दी, राइट। तो आगे जाके 2 में डिवाइड हो गई। इसी की वजह से इस वाले न्यूरॉन को क्या नाम दे दिया? स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। मतलब सेल बॉडी से निकला एक ही आउटग्रोथ, लेकिन वो आगे जाकर 2 में बट गया, 2 में डिवाइड हो गया, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। अब ये स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स कहाँ पे मिलते हैं? कहाँ देखे आपने ऐसे वाले न्यूरॉन्स? तो बच्चा ये आपको मिलते हैं कहाँ? डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, राइट। ये आपको डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया? तो हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को कवर करा आज? हमने यहाँ कवर करा कि भाई नर्वस टिश्यू कौन बना रहा है। नर्वस टिश्यू 2 चीज़ बना रहे हैं, है ना, 2 सेल बना रहे हैं। एक न्यूरॉन हो गया, दूसरा हो गया हमारा न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि न्यूरोग्लियल सेल कितने टाइप के होता है? न्यूरोग्लियल सेल 4 टाइप के होता है। क्या क्या? एक हो गया हमारा श्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, और जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, एस्ट्रोसाइट हो गया, और माइक्रोग्लियल हो गया। भाई माइक्रोग्लियल कैसा है? एक्सेप्शन है माइक्रोग्लियल, मतलब ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होने वाला है। जो श्वान सेल है वो क्या काम करता है मैम? श्वान सेल बनाता है पीएनएस में माइलिन शीथ, ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है सीएनएस में माइलिन शीथ, राइट। ये चीजें आपको सारी की सारी याद रखनी है। उसके बाद हमने क्या देखा? टीएस ऑफ नर्व फाइबर देखा कि एक नर्व फाइबर को अगर हम बीच में से काट देंगे तो वो हमें कैसा दिखता है। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा कि भाई एक न्यूरॉन कैसे हो सकता है? सेंसरी भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है ना। फिर हमने क्या पढ़ा भाई? फिर हमने क्या पढ़ दिया? फिर हमने पढ़ दिए न्यूरॉन्स के टाइप्स। कितने टाइप के न्यूरॉन है भाई? स्यूडो यूनिपोलर है, बाईपोलर है, मल्टीपोलर है। कुछ और भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जल्दी बताओ, देखो फटाफट से, कुछ और पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखो, और हमने पढ़े न्यूरोग्लियल सेल्स के डायग्राम्स, कौन सा सेल कैसे दिखता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ब्लड ब्रेन बैरियर कौन फॉर्म करता है, एस्ट्रोसाइट और मैक्रोसाइट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को ब्रेन के अंदर जाने देते हैं और टॉक्सिन्स को जाने नहीं देते, टॉक्सिन्स का एक्सचेंज नहीं कराते। ठीक है बच्चा, तो हमने आज हमारा नर्वस टिश्यू कंप्लीट कर दिया। लेकिन मुझे कुछ बच्चे पता है क्या बोलते हैं कि मैम हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, मैम हमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हो रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका हम कैसे पढ़ाई करें? इसको डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटाएं? देखो बच्चा, सिर्फ एक चीज़ याद रखो कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। सेकंड बात ये कि डिस्ट्रैक्शंस आपको रिमूव करने होंगे। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो शिफ्ट टू टिकटॉक वाला फ़ोन, राइट, वो सबसे अच्छा काम करता है। किसी से बात करनी है, एक टाइम फिक्स करो। किसी से क्या मतलब? सिर्फ पेरेंट से बात करने के लिए एक टाइम फिक्स रखिए। 15 मिनट घर में बात करने के लिए इस टाइम पर सफिशिएंट है। तो बाकी टाइम पर क्या करना है? बाकी टाइम पर आपको पढ़ना है, खाना खाना है, सोना है, बस, ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं करना, क्योंकि 1 साल आपका अपने आप से ही महायुद्ध है, राइट। और डिस्ट्रैक्शन से कैसे हटें? देखो, और क्या कर सकते हो आप इस टाइम पर? अपने पेरेंट्स से दूर हो। पेरेंट्स से क्यों दूर हो? क्योंकि पेरेंट्स ने आपको एक भरोसे से अपने से अलग किया है, पढ़ने के लिए अलग करा है, आपको कामयाब होने के लिए अलग करा है, इंडिपेंडेंट बनने के लिए अलग करा है। तो मेरी बात बच्चा हमेशा याद रखना, नेवर एवर ब्रेक योर पेरेंट्स ट्रस्ट, राइट। कभी भी अपने पेरेंट्स के ट्रस्ट को नहीं तोड़ना बच्चा, राइट। अच्छे से पढ़ाई करनी है, पढ़ना है, मैम के लेक्चर्स देखने हैं, ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, PYQs लगाना है, सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाने हैं। ये दोस्ती यारी बिल्कुल नहीं रखनी, है ना, क्योंकि भाई जब दोस्त फेल होता है ना तो दुख होता है, बट अगर वहीं दोस्त फर्स्ट आ जाए या उसका सिलेक्शन हो जाए तो ज़्यादा दुख होता है, राइट। तो इन्हीं सब बातों को याद रखकर आगे पढ़ाई करनी है। सारे अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं,
कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, क्योंकि 2025 का जो क्वेश्चन होगा, जो पेपर होगा, वो आसान नहीं होगा। इस बार जो इतनी हाई कट ऑफ गई है उसको अगले साल बैलेंस करना है, तो अगले साल का पेपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है। तो आपको मेहनत बहुत अच्छे से करनी है, सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, मैम के लेक्चर सुनने हैं, और अगर आप मेरे क्वेश्चंस लगाते हो तो यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा 50% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने अपने आप से बनाए हैं ये आपके 2025 वाले पेपर में आएंगे ही आएंगे। बट ये ज़रूरी होगा कि आप उस चीज़ को देखें, पढ़ें और क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि सिर्फ आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, तभी कुछ बात बनने वाली है। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, राइट, पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चंस लगाओ, और मैम के लेक्चर्स तो ज़रूर देखने हैं और क्वेश्चंस तो बेटा ज़रूर लगाने हैं। चलो, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड नर्वस टिश्यू, राइट। अब हम देखने वाले हैं बच्चा कुछ डायग्राम्स और देखने वाले हैं कुछ PYQs जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, देखिए बच्चा, ये क्या है, ये एक न्यूरॉन का डायग्राम लिया गया है। ये क्या है बेटा, ये क्या निकल रहा है, ये जो आउटग्रोथ है इसको हमने क्या बोल दिया था, डेंड्राइट्स बोल दिए थे। ये बीच का सेल बॉडी है और ये आपको बीच में दिख रहा है न्यूक्लियस। और ये क्या है मैम, ये बीच के जो ऑरेंज हैं ये आपको दिख रहे हैं श्वान सेल। और ये जो आस पास में जो येलो वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये येलो वाला पोर्शन होता है माइलिन शीथ का, राइट। और ये माइलिन शीथ और श्वान सेल ये किसके ऊपर सिचुएटेड हैं, ये हैं एक्सॉन के ऊपर सिचुएटेड। और लास्ट में क्या निकल रहा है, लास्ट में निकल रहा है टर्मिनल आर्बोराइजेशन, मतलब कि ब्रांचेस। चलो आगे चलेंगे, आगे वाला देखेंगे। आगे वाले में क्या क्या दिखा रखा है, देखो, ये जो पूरा एक एंटायर नर्व को कवर कर रही है कवरिंग, इसको हमने क्या बोल दिया था, एपिन्यूरियम, राइट। ये बीच के जो बंडल्स को जो कवर कर रहा है बंडल्स को, उसको हमने क्या बोल दिया था, पेरिन्यूरियम, राइट। और ये जो अंदर के एक्सॉन को जो कवर कर रहा था, इस एक्सॉन की कवरिंग को हमने क्या बोल दिया, एंडोन्यूरियम बोल दिया, राइट। यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए आगे चलता है। नेक्स्ट देखो, ये अच्छे से देखो, ये क्या है बच्चा, एक एक्सॉन को कवर किया जा रहा है, यानी कि एंडोन्यूरियम, राइट। ये वाला पोर्शन जो पूरा एक नर्व को कंप्लीट कर रहा है, कवर कर रहा है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया बच्चा, एपिन्यूरियम, राइट। ये आपको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूरॉन्स की फोटो है। ये देखो, सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसे दिखते हैं। ये वाले कौन से हैं, आपके रिले न्यूरॉन्स। रिले क्या, रिले भी बोल सकते हैं, एसोसिएशन भी बोल सकते हैं, और मिक्स्ड भी बोल सकते हैं। तो ये आपकी मिक्स्ड न्यूरॉन की फोटो, और ये बेटा आपकी मोटर न्यूरॉन्स की फोटो। चलो आगे चलो, ये देखो, ये क्या है, कैपिलरी दिखाई है, और कैपिलरी के साथ कैसे कैसे कौन कौन से टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स अटैच्ड हैं वो दिखाए हैं। तो देखो, ये वाला जो सेल है छोटा है मगर खोटा है, फैगोसाइटोसिस करता है, ये आपका माइक्रोग्लियल सेल है। ये वाला सेल कौन सा है आपका, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, जो कि CNS में माइलिन शीथ बनाता है। ये वाला सेल बच्चा एस्ट्रोसाइट, जो कि लार्जेस्ट इन स्ट्रक्चर होगा और शेप में होगा। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको दिखाया जा रहा है, ये क्या है, ये क्या है बच्चा, ये है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, राइट। ये आपका क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना। और क्या बोलते हैं जंक्शन को, मोटर एंड प्लेट बोलते हैं, मोटर प्लेट बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन बोला जाता है। अब देखो क्या हुआ, ये क्या है, गोल गोल स्ट्रक्चर, ये हैं आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये क्या है बच्चा, साइनेप्टिक वेसिकल्स है, और इसके अंदर ये क्या भरा है, इसके अंदर भरा है एसिटाइल कोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही इनके पास इम्पल्स आएगा इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के पास, ये जो हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये बस्ट कर जाते हैं, और बस्ट करने के बाद ओपन हो जाते हैं, और सारा का सारा जो इनके पास एसिटाइल कोलिन है वो रिलीज कर देते हैं, कहाँ पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में दूसरे मसल के रिसेप्टर भी होंगे, राइट, मसल अटैच होगी वहाँ से। और यहाँ पर क्या है, ये क्या है बेटा, ये रिसेप्टर है,
ये क्या है, ये रिसेप्टर है, मतलब ये मसल है और मसल की मेम्ब्रेन का क्या क्या नाम हो गया, सार्कोलेमा। मसल की मेम्ब्रेन का नाम क्या हो गया, सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा में क्या है, रिसेप्टर्स अटैच है। देखो सार्कोलेमा में बच्चा क्या है, रिसेप्टर्स अटैच है और इन रिसेप्टर से कौन आके जुड़ रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से आए, ये देखिए आप, पहले साइनेप्टिक वेसिकल पैक थी, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर था, उसके बाद क्या हुआ, साइनेप्टिक वेसिकल्स ओपन हो गई और उन्होंने अपना सारा का सारा न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज कर दिया और उसके बाद ये एसिटाइल कोलिन जाकर किससे अटैच हो गए, अपने अपने रिसेप्टर से अटैच हो गए। और जैसे ये रिसेप्टर से अटैच हुए वैसे मसल के साथ क्या हुआ, मसल के साथ हुआ डीपोलराइजेशन, यानी कि वो खुश हो गई मसल, राइट। डीपोलराइजेशन होने के बाद इसका मतलब इसमें क्या हो गया, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। बच्चा क्या हो गया, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस हो गए। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है फोटोज। किसकी फोटो है, जल्दी से बताइए मैम को। ये हमारा यूनिपोलर न्यूरॉन। क्या आपको एक यूनिपोलर न्यूरॉन कैसा दिखता है, ये है हमारा बाईपोलर न्यूरॉन। क्या आपको बाईपोलर न्यूरॉन कैसा दिखता है बच्चा, राइट। ये हमारा स्यूडो यूनिपोलर, देखो पहले एक था, निकला एक, यहाँ से निकला एक, फिर दो में बाइफरकेट हो गया, दो में बाइफरकेट हो गया, राइट। ये क्या है हमारा मल्टीपोलर। आपको इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, ये भी बिल्कुल सेम है। ये वाला कौन सा है, ये हमारा मिक्स्ड है सेंसरी, सॉरी मिक्स्ड है एसोसिएशन। ये वाला कौन सा है, ये वाला हमारा मोटर है, मोटर न्यूरॉन। और ये वाला कौन सा है हमारा, ये वाला बच्चा हमारा सेंसरी न्यूरॉन है। चलो आगे चलेंगे। ये मैंने क्या दिखाया आपको, ब्लड ब्रेन बैरियर की फोटो। ये क्या है बच्चा, ब्लड ब्रेन बैरियर की फोटो। देखो ये हमारा क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर की फोटो। ये क्या है, एस्ट्रोसाइट एंड फीट है। ये क्या है बच्चा, एस्ट्रोसाइट एंड फीट, राइट। ये क्या है, ये एक ब्लड वेसल आपको दिखा रखी है, ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल के बीच में ये क्या है, सेल्स दिख रहे हैं, ब्लड आ रहा है, बीच में सेल्स हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, एंडोथीलियम। ये क्या है बच्चा, ये है आपकी एंडोथीलियम। ब्लड वेसल में क्या होगा, एंडोथीलियम होगी। क्लियर। चलो आगे चलेंगे। ये क्या है, ये भी हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर की फोटो है, डायग्राम है। ये क्या दिखा रखा है, एस्ट्रोसाइट एंड फीट दिखा रखा है। ये क्या है बच्चा, ये हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में ब्लड होगा, ब्लड वेसल में सेल्स होंगे और ब्लड वेसल से ट्रांसपोर्ट होगा, एक्सचेंज होगा अच्छी अच्छी चीज़ों का, मतलब ऑक्सीजन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और ग्लूकोज जाने वाला है। और जो ड्रग्स ब्रेन के ऊपर काम करेंगी वो अंदर जाएंगी, बाकी कोई भी टॉक्सिन्स को नहीं जाने दिया जाएगा। क्यों नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ये एक जंक्शन फॉर्म करता है और इन्हीं जंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, टाइट जंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, ये जो जंक्शन फॉर्म कर रहा है, ये जो जंक्शन फॉर्म कर रहा है, इस जंक्शन को हमने क्या बोल दिया, टाइट जंक्शन बोल दिया। ये देखो ये कौन सा जंक्शन है, टाइट जंक्शन इसको बोल दिया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस आ गए भाई। क्वेश्चंस करने तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ये क्वेश्चन सही नहीं है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की यूनिट क्या है, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन्स हो जाएगा। थर्ड देखो फटाफट से, द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट इज कॉल्ड। यानी कि जंक्शन की बात हो रही है, जंक्शन किसके बीच में, एक न्यूरॉन के बीच में, राइट, और दूसरे के बीच में। तो उस जंक्शन को क्या क्या बोल दिया जाता है, जंक्शन पॉइंट, इंस्टेंट ब्रिज, जॉइंट या फिर साइनेप्स, उसको बोल दिया जाता है बेटा साइनेप्स, राइट। चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा,
विच सेल्स डू नॉट फॉर्म अ लेयर एंड रिमेन स्ट्रक्चरली सेपरेट, यानी कि विच सेल कोई भी लेयर फॉर्म नहीं करता और स्ट्रक्चरली सेपरेट रहता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्व सेल। उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? नर्व सेल उसका आंसर हो जाएगा।